बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीक का जो हमारा आखिरी लेक्चर है वो बुनियादी तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में है। हमने रिफॉर्म्स के बारे में, जैसा कि हमने पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन की लॉ रिफॉर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ा। आज हम वी आर गोइंग टू कंक्लूड ऑल आवर लेक्चर्स इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। हम इससे पहले भी अपने लेक्चर्स में इस बात के बारे में बहस करते आए कि सबसे पहले आपने एक जो कॉन्सेप्ट है उसको देखना है, उसको समझना है। इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी किसी भी लिहाज से किसी चीज को देखने के लिए। आप अगर उसको देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, अगर हम इसको उर्दू में देखें तो ये इंतजामी रिफॉर्म्स होंगी। इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स भी कह सकते हैं, इदारा जाती रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कह सकते हैं। आपने ये कॉन्सेप्ट समझना है। अब हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से मुराद ऐसी रिफॉर्म्स होंगी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो उससे मुंसलिका इदारा जात है उनको रिफॉर्म किया जाए, ताकि उनके ऑपरेशंस और जो उनकी मेन परफॉर्मेंस है और जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो सके। रिफॉर्म्स की ज़रूरत इसलिए भी पेश आती है कि चैलेंजेस जो हैं वक्त के साथ साथ आते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स के हसूल के लिए उसे रिफॉर्म्स करना पड़ता है। ऑपरेशंस बेहतर करके, लॉस बेहतर करके, एचआर की कैपेसिटी बेहतर करके। जस्ट इमेजिन, आप थोड़ा इमेजिन करेंगे, अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर में आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, आप सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉन्स्टिट्यूशन मुरतब करेंगे, आप उसके ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। अगर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आप सारा उसका लाहेअमल लेके आएंगे, आप उसका अच्छा एचआर लेके आएंगे, अच्छे ऑपरेशंस लेके आएंगे, ताकि जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो बेहतर से बेहतर हो सके और आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें, या जो आपका एक प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके। व्हेन वी टॉक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, तो इसको हम पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स भी कहेंगे, क्योंकि जितने भी पब्लिक के ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये उनको रिफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है, ताकि जो इदारे हैं रियासत के और गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए काम करें। आज मैं एक मुख्तसर सा लेक्चर करूंगा, इंटरेक्टिव सेशन होगा, क्योंकि बुनियादी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमने बात कर ली है। आप जानते हैं पाकिस्तान में 3 टियर गवर्नर सिस्टम है, बल्कि 4 टियर गवर्नर सिस्टम है। देयर इज फेडरल गवर्नमेंट, देयर इज सीसीआई, देयर इज प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड देयर इज लोकल गवर्नमेंट। तो हमारे 4 बुनियादी तौर पे टियर ऑफ गवर्नमेंट्स हैं। अब आपने उनकी पावर्स भी देख ली। पावर को एग्जीक्यूट करने का जो पूरा निज़ाम है उसमें ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं। एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन वो इदारा है जो किसी भी पावर को, सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करता है। पाकिस्तान की रियासत की पावर्स कहाँ पे डिफाइन होती हैं? आपको पता होगा कि अगर आप आर्टिकल 74 के साथ स्केड्यूल 4 देखें तो यू विल फाइंड फेडरल लेजिस्लेटिव इज पार्ट 1। 59 एंट्रीज हैं, 59 पावर्स हैं। फिर सीसीआई के 18 पावर्स हैं जिन्हें हम फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 कहते हैं। और जो इनुमरेटेड पावर्स नहीं है वो सूबाई पावर्स हैं। तो फिर जो सूबाई पावर्स हैं वो मजीद तकसीम होगी सूबाई गवर्नमेंट में और लोकल गवर्नमेंट में। तो जितने भी हमारी पावर्स हैं वो 4 इदारों में, 4 बुनियादी इदारों में तकसीम होगी। फेडरल गवर्नमेंट, सीसीआई, सीसीआई की 18 है, फेडरल गवर्नमेंट की 59 है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो बाकी हैं बुनियादी तौर पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की 6 से 7 पावर्स हैं। फिर कुछ पावर्स उनमें से डिवाइड होंगी किसके साथ? लोकल गवर्नमेंट के साथ। जब पावर्स डिवाइड हो जाती हैं, अब पावर्स ने इम्प्लीमेंट करना है। पावर्स जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सर्टन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे फॉरेन रिलेशन है। फॉरेन रिलेशंस जितने भी हमारे हैं उसकी सर्टन डायनामिक्स है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक फॉरेन मिनिस्ट्री है और इम्प्लीमेंटर्स जो हैं वो फॉरेन सर्विस के लोग हैं। अब उसमें एक केडर भी हो सकता है, दूसरे केडर भी हो सकते हैं। उसमें जाहिर है एक जो प्राइमरी केडर है वो फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, एफएसपी। दूसरे केडर्स भी होंगे, जाहिर है एचआर हर तरह। नाउ यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि हर सब्जेक्ट को एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन की भी जरूरत है। तो जब हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं, जब जो हमने लेक्चर लिया था रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ फेडरल गवर्नमेंट,
उसमें भी बुनियादी तौर पे ये था कि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट की 31 मिनिस्ट्रीज हैं, होनी कितनी चाहिए, 5 से 6। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पंजाब में इस वक्त 41 डिपार्टमेंट्स हैं, केपीके में 37 है, इस तरीके से ही सिंध में है, इस तरीके से ही बलोचिस्तान है। मेरे नज़दीक 6 प्राइमरी डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। अगर आप ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे जो कि सैकड़ों की तादाद में हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। ये हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन से काम चला सकते हैं। अगर आप पंजाब में हेल्थ डिपार्टमेंट देखें, जहाँ पे एक हेल्थ का सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट है, फिर एक डीजी का ऑफिस है जो हेल्थ के ऑपरेशंस देखता है, फिर उसके अलावा आप इसका एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन देखें, जो सबसे छोटी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है, बीएचयू, जो एक यूनियन काउंसिल की सतह पे काम करती है, जो एक बेसिक हेल्थ यूनिट है। फिर उसके ऊपर कस्बों में उनके ऑपरेशंस हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशंस हो रहे हैं, इस तरीके से। फिर हेल्थ कमीशन भी है जो एक और तरह से रेगुलेटरी बॉडी है। फिर डिफरेंट केडर्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग हॉस्पिटल्स हैं। तो एक सब्जेक्ट के अंदर जब एक प्राइमरी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट कायम होता है, तो वो बहुत से अटैच डिपार्टमेंट्स, बल्कि ऑटोनोमस डिपार्टमेंट्स या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के तहत भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, और फिर वो रेगुलेटरी रोल भी प्ले करता है इंडिपेंडेंटली जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होती हैं। सो व्हेन वी टॉक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। तो उसमें जो आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली देखना है कि क्या जितनी इस वक्त इदारे हैं उतने होने चाहिए। पाकिस्तान में इदारे डिस्क्रेशन पे बनते हैं। एक आदमी को एडजस्ट करना हो तो एक इदारा बन जाता है, नीड बेस्ड नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, पर्सनैलिटी इंटरेस्ट में है, डिस्क्रेशन पे है। अगर आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, देर आर सो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस। प्राइमरी स्कूल भी ऑर्गेनाइजेशन है, मिडिल स्कूल भी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलेज भी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा जो करिकुलम डेवलपमेंट के इदारे हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन है, पैक का इदारा भी ऑर्गेनाइजेशन देर आर सो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ यू विल बी अंडरस्टैंडिंग, अब हमने ऑर्गेनाइजेशंस को देखना है, क्या ऑर्गेनाइजेशंस और बननी चाहिए, क्या उनको रैशनलाइज होना चाहिए। फिर हमने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको देखना है, उनकी क्वालिटी क्या है। हमारे टीचर्स अच्छे हैं, हमारी सिविल सर्विसेज अच्छी हैं, हमारे क्लर्क्स काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, फिर डॉक्टर्स की स्पेशलाइज्ड जो चीज़ें वो काम कर रही हैं। ऑर्गेनाइजेशन को देखना है, ऑर्गेनाइजेशन में जो एचआर है वो देखना है, और जो लॉज हैं, जो ऑपरेशनल लॉज हैं वो देखना है, उनकी क्वालिटी क्या है। मेरे ख्याल में जो ऑपरेशनल लॉज हैं उनको भी बदलने की जरूरत है। मैं बात करता हूँ एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की, जो एक एसएनडी, जो सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उसका एक एफिलिएटेड एक इदारा है। अब मैं समझता हूँ कि उसके लॉज, उसमें उसके प्रॉपर लॉज नहीं है, उनके लॉज बनने चाहिए। उसका अपना एचआर नहीं है, डेपुटेशनिस्ट उधर आते हैं या रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट के जरिए सर्विसेज उधर आती हैं। उसका अपना एचआर अच्छा करने की जरूरत है, उसके अच्छे ऑपरेशंस करने की जरूरत है, क्योंकि वो वाइट कॉलर क्राइम है और जो कैपेसिटी है वो एंटी करप्शन की नहीं है। इसलिए प्राइमरीली आप ये सुनते होंगे पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं वो फंक्शनल नहीं है, चाहे वो बीएचयू का इदारा है, चाहे वो सेक्रेटेरिएट में किसी सेक्रेटरी का ऑफिस है, चाहे वो पाकिस्तान रेलवे है। नो, यू विल बी गेटिंग माय पॉइंट कि चाहे इदारे प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, या दूसरे अटैच इम्प्लीमेंटेशन के या एग्जीक्यूशन के इदारे हैं, दोज आर नॉट वर्किंग। तो हमें ज़रूरत क्या है कि सबसे पहले हम रैशनलाइज करें। जब हम इदारों को रैशनलाइज करेंगे तो उसके साथ हम एचआर भी रैशनलाइज करेंगे। अगर इदारे 31 मिनिस्ट्रीज हैं फेडरल गवर्नमेंट की, तो अगर 5 या 6 मिनिस्ट्रीज होंगी, तो इट मीन्स जो उसका एचआर है वो भी रैशनलाइज होगा। फिर हमने देखना है कि अच्छा एचआर कैसे आएगा। अब हम इसको थोड़ा सा फेडरल गवर्नमेंट से शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा जिसके बारे में बात करूंगा, ये ज्यादा इंटरेक्टिव हमारा सेशन होगा। फेडरल गवर्नमेंट में बुनियादी तौर पे फेडरल गवर्नमेंट की जो 59 एंट्रीज हैं वो 6 या 7 मिनिस्ट्रीज में कवर हो सकती हैं। बहुत सी मिनिस्ट्रीज ऐसी बनी हुई हैं जो नहीं बननी चाहिए, बहुत से डिवीजन ऐसे बने हैं जो नहीं होने चाहिए, बहुत से अटैच डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए।
मल्टीनेशनल कंपनीज आप देखें, वो छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, 12 से 15 की स्टाफ तक वो पूरी दुनिया में ऑपरेशंस कर सकते हैं। वाई नॉट इन पाकिस्तान? की एक ऑर्गेनाइजेशन में 300, 400, 500, 600 बंदा है एक ऑर्गेनाइजेशन में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिपार्टमेंट और द मिनिस्ट्री। अब वो 4, 5, 600 एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स है, वो काम नहीं कर रहा। हम इससे पहले पढ़ेंगे जी, सिविल सर्विसेज पाकिस्तान में रिफॉर्म होनी चाहिए। जब हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो उसमें जो क्लास सिस्टम है उसको खत्म करने की जरूरत है। एक 17 ग्रेड से और शुरू होता है, फिर एक ग्रेड से 16 ग्रेड तक होता है। एक ग्रेड से 16 ग्रेड की जो भी एक्सपर्टीज हैं वो 17 ग्रेड उससे अबव जो ऑफिसर्स हैं उनको आनी चाहिए। उनको टाइपिंग भी आनी चाहिए। दे शुड बी गुड स्टेनोग्राफर, दे शुड बी गुड रिकॉर्ड मैनेजर। इशू नहीं है, पाकिस्तान में बहुत से इदारे हैं जिन्होंने ये काम किया, इवन पब्लिक सेक्टर में भी किया। आई टॉक्ड अबाउट बैंकिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के ऊपर हम डिटेल से बात कर चुके हैं। लॉ रिफॉर्म्स के ऊपर हम बात कर चुके हैं कि ऑपरेशंस जो हैं वो बेहतर हों, ऑपरेशनल लॉ बेहतर होना चाहिए, फिर सब्सटेंटिव लॉ भी बेहतर होना चाहिए, और सिविल सर्विसेज लॉज भी बेहतर होने चाहिए ताकि एफिशिएंसी है और जो किसी भी इदारे के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा किया। आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मेरा आपसे बल्कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं क्या वो काम कर रहे हैं? अब आप देखें, अनफॉर्चुनेट देखें कि जो हमारा प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, CCI, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, वो अभी काम ही नहीं कर रहा, वो अभी फंक्शनल ही नहीं हुआ। उसके साथ हमारा जो बुनियादी इदारा है, if we talk about primary institutions, the institution of local government system, that is also not working, वो भी ऑपरेशनल नहीं है। हमारे प्राइमरी इदारे जो हैं वो ऑपरेशनल नहीं है, तो फिर हमारे जो सेकेंडरी इदारे हैं वो कैसे हो सकते हैं? और बहुत से सेकेंडरी इदारे ऐसे हैं जिनको होना ही नहीं चाहिए। और फिर बहुत से ज़ाहिर डिराइव्ड, अटैच्ड, ऑटोनोमस इदारे हैं, वो नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब के दौर में पंजाब गवर्नमेंट में जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो थोड़ी सी तब्दील हुई थी और वो कंपनी मोड में चली गई थी। उसमें डिपार्टमेंट से उसकी एग्जीक्यूशन खत्म कर दी गई थी और थ्रू कंपनीज ऑपरेशंस होने लगे थे। बाद में ज़ाहिर है वो फिर लिटिगेशन हुई या सर्टन पॉलिटिकल सरकमस्टांसिस थे जिसकी वजह से कंपनी मोड से सरकार निकल गई। हत्ता कि मेरे ख्याल में उसके कुछ एडवांटेजेस भी थे कि काम की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई थी। उसको भी अगर थोड़ा सा इंडिपेंडेंट कर दिया जाता, रैशनलाइज कर दिया जाता और ऑटोनॉमी दे दी जाती कंपनीज को, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जैसे काम करती है, तो चीज़ें बेहतर हो सकती थी। लेकिन उसके साथ फिर जो रवायती एक सेक्रेटेरिएट मोड में जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रही थी उसको भी खत्म करने की या रिफॉर्म करने की जरूरत थी। उसके बाद दोबारा फिर डिपार्टमेंटल मोड में एडमिनिस्ट्रेशन चली गई है पूरे प्रोविंसेस में। फेडरल गवर्नमेंट में भी मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, वही रिडंडेंसी है, वही इश्यूज हैं, वही आर्केक लॉज हैं। टेक्नोलॉजी है नहीं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो अच्छी नहीं हो रही, उनकी कैपेसिटी के इश्यूज हैं, उनकी ट्रेनिंग के इश्यूज हैं, उनके इंटरेस्ट के इश्यूज हैं, अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज हैं। वही जस्ट इमेजिन कि आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, आपने कोई बैंक बनाना है। जस्ट इमेजिन, आई जस्ट से यू, इमेजिनेशन इज द बेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, टू लर्न। आपने कोई लाइफ स्टॉक की ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, आपने कोई एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, या आपने कोई फर्म, बीइंग एन इंजीनियर, आपने कोई सिविल इंजीनियरिंग की फर्म कायम करनी है। तो जस्ट इमेजिन क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। आप ये देखते होंगे कि उसके अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न हो। आप आपने अगर 10, आपको 10 लोगों का भी HR चाहिए, तो आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में कितने होंगे, ऑपरेशनल साइड में कितने होंगे, टेक्निकल कैसे होंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, उनकी मेन परफॉर्मेंस कैसे निकलेगी, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे डिफाइन होगी। तो यू विल बी मेकिंग अ गुड, इवन यू विल बी मेकिंग अ गुड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब आप पब्लिक सेक्टर पाकिस्तान में आते हैं, हमारे ऑफिस हैं, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस नहीं अभी तक डिफाइन हो सकी, ऑपरेशंस डिफाइन नहीं हो सके, गैप्स हैं, लॉ के बहुत गैप्स हैं, फिर ऑपरेशंस के बहुत गैप्स हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अकाउंटेबिलिटी के बहुत ज़्यादा गैप्स हैं। When you talk about administrative reforms in Pakistan, first you need to understand what's the federal government, what's the provincial government, what's CCI and what's local government, और उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक रैशनलाइज किस्म का
प्लान कैसे बनेगा, कितने इदारे होने चाहिए, कितने इदारे नहीं होने चाहिए। इफ वी टॉक द फेडरल गवर्नमेंट, यूटिलिटी स्टोर, अब जो है जो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन है, आपके ख्याल में ये होनी चाहिए? हाउ कैन अ स्टेट, एक स्टेट कैसे चीजें बेच सकती है? और कहीं भी आप देखें कि लोकल जो स्टोर्स हैं वो ज्यादा कंपेटिटिव हैं, ज्यादा अच्छी सर्विसेज फ्राहम करते हैं यूटिलिटी स्टोर्स की निस्बत। तो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने इसके बारे में बहस की तो वी केम टू नो कि पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होनी चाहिए। हमने अपने इदारों को रैशनलाइज करना है कि कौन से इदारे होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। फिर हमने उनके लॉज देखना है, लॉज को हमने रैशनलाइज करना है, ऑपरेशनलाइज करना है। फिर हमने उनकी एग्जीक्यूशन प्लान्स देखने हैं। फिर हमने एक बड़ी फ्लुएंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जो अपने ऑब्जेक्टिव्स को ऑपरेशंस के जरिए इम्प्लीमेंट कर सके, सो दैट ऑब्जेक्टिव्स का जो एक टारगेट है जिसे हम मेन परफॉर्मेंस कहते हैं कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन उसकी मेन परफॉर्मेंस आए, और सो दैट वी कुड accumulate all mean performances to know कि इदारे में काम हो रहा है या नहीं हो रहा। उसका कास्ट बेनिफिट एनालिसिस देखें। अब सोशल सिक्योरिटी के इदारे और तरह के होंगे, सर्विसेज के इदारे और तरह के होंगे, जो भी उनके मकसद है क्या उसमें वो काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पाकिस्तान में होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब चैलेंजेस क्या है, हम पहले भी डिस्कशन करते रहे कि चैलेंजेस क्या है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें दो चैलेंजेस हैं, एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, एक ब्यूरोक्रेटिक इंटरेस्ट है। मैं अगर आपको फेडरल गवर्नमेंट की बात करूं, अगर आप फेडरल गवर्नमेंट में देखें कि पाकिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं तो एवरी पॉलिटिकल पार्टी ट्राई कि उसका कोई स्टेट मिनिस्टर फेडरल मिनिस्टर हो जाए। तो पांच छह मिनिस्ट्रीज वो नहीं बनाए। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में पहला इंटरेस्ट जो है उसका जो है वो एक क्लैश होगा। उसमें आप ये देखें कि उनको 20 से 25 30 40 मिनिस्ट्रीज चाहिए, बल्कि जो पीडीएम की पहली गवर्नमेंट थी ये सारे जो मिनिस्टर्स का क्लब था, स्टेट मिनिस्टर्स एडवाइजर्स मिला के, दे वर मोर देन 77। तो इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी पॉलिटिकल इंटरेस्ट को अकोमोडेट करने के लिए। तो हर पॉलिटिकल पार्टी की कोशिश होगी कि उसके ज्यादा से ज्यादा है जो उसका एचआर है, लेजिस्लेटर्स हैं, वो मिनिस्टर्स बन के अकोमोडेट हो जाए। उसके साथ ही ब्यूरोक्रेसी का इंटरेस्ट आ जाता है। ब्यूरोक्रेसी जितनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उतनी ज्यादा उनके पूल में, उनके केडर में सीट्स आएंगी, उतनी जल्दी उनकी प्रमोशंस होगी, उतनी ही ज्यादा उनके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स उनका भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर फेडरल गवर्नमेंट में 6 प्राइमरी मिनिस्ट्रीज रह जाएं और जो 400 450 500 के करीब इदारे हैं वो अगर 40 या 50 इदारों के पास आ जाएं तो फिर जाहिर है उनका जो पोस्ट का साइज है वो खत्म होगा, और जो उनका एक लुक्रेटिव ब्यूरोक्रेसी का प्लान है वो भी खत्म होगा। और ये जो मेहनत कर रहे हैं सीएसएस और पीएमएस की, इस तरह की मेहनत भी नहीं हो सकी कि हो उस तरीके से होगी, क्योंकि सीट्स नहीं। और अब ऐसे ही भी जहाँ पे 100 सीट्स थी वो अब 5 10 सीट से काम इसलिए भी हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकल एक एडवांसमेंट है। मल्टी नेशनल कंपनीज हमने देखी हैं कि वो थोड़े से स्टाफ के जरिए, ज्यादा तो वो सोर्स आउट कर देते हैं, थोड़े से स्टाफ के जरिए पूरी दुनिया में अपने ऑपरेशंस जारी रखे हुए हैं। और हर ऑपरेशन की जो मेन परफॉर्मेंस है, जो एक मजमूई परफॉर्मेंस है, उसको भी अच्छे तरीके से वो अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। अच्छा, अब चैलेंजेस जब भी आपने देखना है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट का चैलेंज है, फिर ब्यूरोक्रेटिक इंटरेस्ट का चैलेंज है, फिर जो तीसरा हमारा चैलेंज है वो कैपेसिटी क्राइसिस है। अगर इंटेंशंस हो भी सही तो हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हमारा लेजिस्लेचर जो है वो अच्छी लेजिस्लेशन कर सके, हमारी एग्जेक्टिव उसको इम्प्लीमेंट कर सके। ये हमारी कैपेसिटी क्राइसिस भी है। तो प्राइमरली there is a fundamental challenge of political interest followed by bureaucratic interest and then there are capacity crisis. अब ये बुनियादी 3 चैलेंजेस हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नहीं होने देते। अभी हम क्योंकि एक ब्रेन स्टॉर्मिंग के सेशन में हैं, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट आर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एंड व्हेन यू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट पाकिस्तान तो वी अंडरस्टैंड फेडरल गवर्नमेंट
की ऑर्गेनाइजेशन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, सीसीआई की प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन और रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, फिर लोकल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है ताकि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करें। अगर अपने वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेंगी तो प्रोडक्टिविटी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोडक्टिविटी जो है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फंक्शनल होगी, बेहतर होगी, और जो निज़ाम हुकूमत है वो बेहतर होता चला जाएगा। तो we have discussed, we have talked about the reasons, and we have also talked about the different challenges जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए जरूरी है। क्योंकि इसको आप जब रिलेट करेंगे सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के जरिए, इसको फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के जरिए कहेंगे। आप जब मुख्तलिफ पॉलिटिकल फिलॉसफीज देखते होंगे तो आपको ये पता है कि जो प्राइमरीली है वो आपने इदारे जो है वो कायम करने हैं। अगर इदारे अगर आप इदारे कायम नहीं कर सकेंगे तो फिर इट मीन्स कि जो आपका एक पूरा प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकेगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का अमल कैसे होगा, तो आपको फौरन आपको पता होना चाहिए, आपका इसके ऊपर एक पूरी ग्रिप और एक थीसिस होना चाहिए कि इदारे, सबसे बड़ा इदारा सोसाइटी है। सोसाइटी को अच्छा डेवलप करने की ज़रूरत है। फिर उस सोसाइटी के बाद जो दूसरा बड़ा इदारा है, इट इज़ द स्टेट, दैट इज़ ऑलवेज बिल्ट ऑन द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी। स्टेट हमारी बेहतर होनी चाहिए। जब हम स्टेट की बात करते हैं तो डेफिनेटली उसमें जो उसके चार बुनियादी ऑर्गन्स हैं वो हैं, उसमें गवर्नमेंट है, सॉवरेनिटी है, पॉपुलेशन है, साइज है। गवर्नमेंट को बेहतर होने चाहिए, और जब व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट, मुकन्ना, अदलिया, इंतजामिया, उनको बेहतर होना चाहिए। फिर उनको कितने इदारों की ज़रूरत है, वो क्या इदारे फंक्शन हैं या नहीं है। इफ अगर आप पाकिस्तान में देखें तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान, एंड इफ यू टॉक अबाउट प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशंस तो पाकिस्तान में 300 से ज्यादा प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इफ यू टॉक अबाउट सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशंस, 2 से 3 हजार से ज्यादा वो सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फिर डिराइव ऑर्गेनाइजेशंस तो बहुत ज्यादा है। अगर आप इदारों की बात करें तो क्या आप समझते हैं कि वो इदारे फंक्शनल हैं? लेट्स टॉक अबाउट ईसीपी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेट्स टॉक अबाउट ऑडिटर जनरल ऑफिस। लेट्स टॉक अबाउट लोकल गवर्नमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट काम कर रहा है। आप जितने भी ये थाउजेंड्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे तो पाकिस्तान में हार्डली 4 या 5 इदारे काम कर रहे हैं। कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं, नादरा, नादरा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी पाकिस्तान में अच्छा काम कर रही है। 1122 एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अच्छा काम कर रही है। और अगर मैं किसी तीसरे इदारे का नाम लूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा तीसरा इदारा है जो रीजनेबली काम कर रहे होंगे लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा। जब आपके 90% ऑर्गेनाइजेशन, जो पब्लिक सेक्टर की 90% ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट ही नहीं करती, वो ऑपरेशनली काम करने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर आपकी जो गवर्नेंस है वो बेहतर हो सकती है। गुड गवर्नेंस से क्या मुराद है? रियासत के इदारों का, गवर्नमेंट के इदारों का, मुआशरे के इदारों का काम करना। डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है? इन तमाम इदारों का काम करना। आपने जब योर पैथ टू गुड गवर्नेंस, योर पैथ टू प्रोग्रेस डेवलपमेंट, यही है कि जो हमारे इदारे हैं वो हमने इस्टेब्लिश करने हैं, रैशनलाइज करने हैं, उनको रिफॉर्म करना है, उनको ऑपरेशनलाइज करना है, सो दैट दे कुड बी प्रोडक्टिव एंड मीटिंग देयर ऑब्जेक्टिव्स। नो, यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग द होल कॉन्सेप्ट कि हमारे जो इदारे हैं हमने उनको बनाना है अच्छे लॉस के जरिए, अच्छी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जरिए। इदारे नाकाम कैसे होते हैं, ये बहुत ज्यादा बहस हुई है। अब अगर पाकिस्तान की सोसाइटी है तो अगर हम देखें तो इदारा, हमारा जो प्राइमरी इदारा है, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा मुआशरा है, वो भी उतना फंक्शनल नहीं रहा। अगर आप उसको सोशल स्टैंडर्ड से देखें, जो सोशल हमारी वैल्यूज हैं, सच है, ऑनेस्टी है, या हमारे जो दूसरे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे मैरिजेस के इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं,
you would be feeling के they are not as compact as they would be. तो वहां पे भी हमारे इश्यूज हैं। और जब आपकी सोसाइटी के सोशल वैल्यूज या जो एक सोसाइटी का वैल्यू सिस्टम है वो फॉल करता है, तो वो रेप्लिकेट करता है रियासती इदारों में, और वो रियासती इदारों में भी है। जब सोसाइटी ही जो ऑनेस्ट लोग प्रोड्यूस नहीं करेगी, तो बहुत से इश्यूज आएंगे। मैं आपसे थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीजें कुछ शेयर कर लेता हूँ। बहुत से जूनियर्स मुझे मिलते हैं, बात करते हैं। एक जूनियर असिस्टेंट कमिश्नर था मेरा, बड़ा अच्छा है वो स्टूडेंट। तो उसने मुझे कॉल की कि सर आई एम गोइंग टू मैरिज, तो मेरी जो डिमांड आई है, वो जो दुल्हन का लहंगा होता है, वो दैट क्रॉसेस 1 मिलियन। तो मेरे पास तो अब नहीं है, मेरे पास तो वही सैलरी है मेरी, कोई 72-74 थाउजेंड। तो आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू परचेज दैट लहंगा। तो उसने मुझसे मशवरा मांगा। तो मैंने फिर उसे मैंने उसे क्या मशवरा देना था या क्या नहीं देना था, मेरी बात करने का मकसद ये था कि वो द बॉय टुक द वाइज डिसीजन एंड ही डिड नॉट मैरी। तो उससे मेरी थोड़ी सी डिस्कशन हुई, तो वी अंडरस्टैंड। वो कहते हैं कि जी, जब रिश्ते होते हैं तो हर एक की डिमांड ये होती है कि जो अफसर है वो ईमानदार हो, और वो अगर अफसर ईमानदार निकल आए तो फिर उसके लिए वो प्रॉब्लम्स होती हैं वन कैन नॉट इमेजिन। सो दिस सोसाइटीज रिस्पॉन्स इज क्वाइट डिफरेंट। वो जो हमारे सोशल या कल्चरल चीजें हैं, जब हम मिलते हैं, सोशलाइज करते हैं, आपको भी पता होगा हमें क्या इश्यूज हैं। वही सेम चीजें हमारी रियासत के जब निज़ाम में हम आते हैं, वहाँ पे इफेक्ट करते हैं। हमारी सोसाइटी का वैल्यू सिस्टम भी बेहतर करने की जरूरत है। वो भी एक इर्तिका के जरिए होगा। उसमें कंप्लीमेंट्री रोल है रियासत का भी और सोसाइटी का भी, बोथ ईच वन ऑफ देम कंप्लीमेंट वन ईच अदर। उसके अलावा जब पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, फिर जाहिर है उसकी एक अकाउंटेबिलिटी और तरीके से होती है। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे बड़ा रिफॉर्म पैकेज है पाकिस्तान में। अगर आप अपने इदारों को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जरिए आगे लेके जाएंगे, इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेशन, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस, और जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो मुंशी, मुझे तो वो मुंशी खाना लगते हैं। वो मुंशी वहाँ पे काम करते हैं जितने भी हमारे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और जो एक ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक जो इन्वायरमेंट है, जो ऑपरेशंस है या जो प्रोडक्टिविटी है, उसके साथ मिलते जुलते नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इदारे क्यों फेल होते हैं? मुख्तलिफ पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिशियंस हैं वो मुख्तलिफ बातें करते हैं। जो मैंने अंदर से देखा, इदारे उस वक्त नाकाम होते हैं जब इदारों में नालायक। इसके ऊपर बहुत बहस अभी नहीं हुई। जो लाइक लोग हैं, वो इंटरेस्ट अपना इंटरेस्ट रख के भी इदारे चला जाते हैं। लेकिन जो नालायक आदमी है, वो अगर ऑनेस्ट भी हो, जितना मर्जी डेडिकेटेड हो, हार्ड वर्कर भी हो, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकता। देखिए, इफ यू आर टैलेंटेड, इफ यू आर व्हेन वी टॉक अबाउट टैलेंट, इफ यू हैव सर्टेन स्किल्स, तो आप स्किल्स के जरिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला लें। और अगर आपका इंटरेस्ट है, यू आर डिसऑनेस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो अगर उस इदारे के ऊपर अच्छे चेक्स एंड बैलेंसेस रख दिए जाए, तो परफॉर्मेंस तो आप देंगे ना। इवन इफ यू गो आउटसाइड पाकिस्तान एंड इफ यू आर अ वेरी टैलेंटेड डॉक्टर, एंड इफ यू aren't able to perform in Pakistan due to many reasons, even you have some certain interest, तो वहाँ पे अच्छे चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे तो आप परफॉर्म करते रहेंगे। हमारे इदारों में खास तौर पे जो उसकी टॉप हिरारकी है, उसमें लाइक लोग नहीं, जिसकी वजह से हमारे इदारे जो हैं वो नाकाम होते हैं। अभी नादरा से तारिक मलिक साहब ने रिजाइन दिया था, तो उनका अपने अगर रेजिग्नेशन पढ़ा हो, तो रेजिग्नेशन में उन्होंने एक बड़ी ही खूबसूरत बात लिखी थी कि आपने बाद में इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जिसको भी देनी है, वो सिविल सर्वेंट या ब्यूरोक्रेट ना हो। जो पाकिस्तान का एक ब्यूरोक्रेटिक माइंड सेट है, वो मॉडर्न जो ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनैलिटी है, उससे मुतजाद का, ये एक स्टेटस को का काम है। इसका मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि अब फर्ज करें कि हम बात करते हैं, पंजाब में हम एक डिपार्टमेंट की बात करते हैं, डिपार्टमेंट का हम नाम नहीं लेता, हम उसे ए डिपार्टमेंट कहते हैं। अब ए डिपार्टमेंट जो है वो डिपेंड कर रहा है सेक्रेटरी के ऊपर। उसके नीचे पूरी हिरारकी है, सेक्रेटेरिएट की हिरारकी है, फिर जो इंजीनियरिंग साइड है, जो चीफ इंजीनियर है, उसकी एक साइड है पूरी, फिर उसके साथ दूसरे इंटरेस्ट है। अब मैं समझता हूँ कि जो हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उसके अगर आप रूल्स ऑफ बिजनेस में ऑब्जेक्टिव्स देखें, वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो रहे।
क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सबसे पहले जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एचआर है उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, वो एक जनरलाइज्ड है। और यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि जब शुरू में पाकिस्तान में जहाँ जब इंजीनियर्स सेक्रेटरीज हुआ करते थे इरिगेशन डिपार्टमेंट की, तो इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता फॉल करती चलेगी क्योंकि जनरलाइज्ड सर्विसेज यहाँ पे आ गई। अच्छा, अब वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के बाद में फिर दूसरे इश्यूज आ जाते हैं। अब उसमें फिर बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंटरेस्ट आ जाता है, फिर प्रोक्रेटिक इंटरेस्ट आ जाता है, फिर दूसरे इंटरेस्ट आ जाते हैं, और फिर जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनकी कैपेसिटी ही नहीं है। फिर उनके भी सीरियस इश्यूज हैं कि उनका कोई परफॉर्मेंस का स्ट्रक्चर नहीं है, फिर उनकी प्रमोशन का स्ट्रक्चर नहीं है। तो इदारों के हमारे सर्टन फ्लॉज हैं। फिर जब आप टोटल एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इरिगेशन डिपार्टमेंट की देखें, आई चलो लेट्स टॉक अबाउट इरिगेशन डिपार्टमेंट, तो वो फिर उस लिहाज से नहीं है। तो व्हाट यू वुड बी डूइंग टू रिफॉर्म इरिगेशन डिपार्टमेंट, आपने स्पेशलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स लेके आने हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इंडिपेंडेंस देनी है। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑटोनॉमी है या पावर्स को डिसेंट्रलाइज करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने जो एक इंजीनियरिंग सर्विस बनानी है अच्छी सी, इंजीनियरिंग सर्विस का एक करियर पैथ हो, फिर आपने उसकी अकाउंटेबिलिटी करनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी भी हो, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी भी हो, उनकी मेन परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर हो। और फिर जो दूसरे कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट्स हैं, जाहिर है ठेकेदारी का निज़ाम है, उसके उसके पीछे फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फिर पीएनडी डिपार्टमेंट्स है, क्योंकि प्लानिंग भी है इसमें, डेवलपमेंट भी है, फाइनेंशियल इसका एक्सपेंडिचर भी है। तो वो सबको एक स्ट्रीम लाइन करने की जरूरत है। तो एक 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 पूरा कुल है, उसमें एक जुज जो है वो उसी वक्त ही रिफॉर्म होगा अगर पूरा कुल रिफॉर्म होगा, लेकिन स्टिल जुज में रहते हुए भी देर आर ऑलवेज सम गैप्स जिनको पूरा किया जा सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में इदारों को बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और हमें सबसे ज्यादा इसके ऊपर बहस करनी चाहिए। कोई भी इदारा काम नहीं कर सकता अगर वहां पे पॉलिटिकल इंटरवेंशन उस लिहाज से हो जो हम समझते हैं। इदारे को पॉलिटिकल एग्जेक्टिव ने ही चलाना है, लेकिन अगर उसकी इंटरेस्ट ओरिएंटेड पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो कि उसके सारे ठेकेदारी भी पॉलिटिशियंस लेके जाएं, फिर ब्यूरोक्रेसी वाले लेके जाएं, और जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसकी जगह पर्सनल इंटरेस्ट हो, और उसको फिर अकाउंटेबल ना ठहराया जा सके, तो इदारे नहीं चल सकते। मैंने दो तीन जिन इदारों के नाम लिए हैं जो सिविल इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उसकी भी एक लेगेसी है। और जब एक इदारे की लेगेसी बन जाती है, अगर उसका एक ऑपरेशनल सिस्टम डेवलप हो जाता है, तो फिर वो उस ऑपरेशनल सिस्टम के साथ डिलीवर करता रहता है। एक और इदारे का मुझे ज़हन में है, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी है, उनके डीजी वफात पा गए हैं कुछ माह पहले। तो वो एक टेक्नोक्रेट थे, बाहर से आए थे, उन्होंने बड़ा काम किया, और फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोनॉमी थी, उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरफेरेंस नहीं थी, और जो वो डीजी साहब थे, आई वर्क थे, वो बिल्कुल किसी किस्म की सिफारिश नहीं लेते थे, और पॉलिटिकल सपोर्ट भी उनको रही। आई शुड नॉट बी सेइंग, लेकिन 2008 से 2018 तक पंजाब में कुछ अच्छे मेजर्स लिए गए थे। इसके बाद जब पॉलिटिकल इंटरवेंशन आती है, फिर फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने भी अगर रिपोर्ट्स मैनूवर देनी है, तो फिर वो इदारा तो नहीं चल सकता। पंजाब पीए फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने इतनी अच्छी अपनी रेपुटेशन बिल्ड की, और इतना अच्छा काम था कि जब जुडिशरी में भी उनका एविडेंस जाता था, तो उसके ऊपर रिलायंस बहुत आसानी से हो सकती, क्योंकि उसमें मेरिट के ऊपर और इंतहाई लाइक जो है वो लोग भर्ती किए जाते थे, जितना भी हमारा एक गिवन है पूल ऑफ टैलेंट, फिर उनको अच्छा ट्रेन भी किया जाता था। उस लिहाज से हमें इदारे बनाने की जरूरत है। एक जो मैं समझता हूँ कि जब आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अब फर्ज करें कि आपने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, अभी हम आपस में इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, तो आप उसमें क्लास सिस्टम नहीं रखें। अब हमारे पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा इशू ये है कि एक पीएन है, फिर पीएन के ऊपर एक क्लर्क है, फिर सीनियर क्लर्क है, फिर असिस्टेंट है, फिर पीए है, फिर स्टेनोग्राफर है, फिर सुपरिटेंडेंट है, फिर सेक्शन ऑफिसर है, फिर डेप्टी सेक्रेटरी है, फिर डेप्टी सेक्रेटरी है, फिर जॉइंट सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है, फिर सेक्रेटरी है। मीन्स कि इतने टीयर्स नहीं हो सकते एक छोटा सा काम करने के लिए। अब इंटरेस्टिंगली देखें, मतलब हाउ अनफॉर्चुनेट आवर सिस्टम इज। आपको एक डिपार्टमेंट से या एक मिनिस्ट्री से काम पड़ गया, आप सेक्रेटरी के नाम लिखेंगे, क्योंकि सेंट्रलाइज पावर्स है, वो उधर से मार्क होना शुरू होगा।
सेक्रेटरी मार्क करेगा आपके पीयूसी को, पेपर अंडर कंसिडरेशन, या आपकी जो भी कंप्लेंट है या जो भी आपकी अर्ज है, वो फिर एडिशनल सेक्रेटरी को आएगी, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी को आएगी, फिर वो जाएगी डिप्टी सेक्रेटरी के पास, फिर वो सेक्शन ऑफिसर के पास जाएगी, फिर सेक्शन अफसर जो है उसको नीचे भेजेगा, वो जाते जाते क्लर्क के पास जाएगी, वो फिर एक क्लर्क फाइल सी बनाएगा, फिर वो उसके ऊपर असिस्टेंट कुछ नोटिंग लिखेगा, फिर वो सेक्रेटरी तक दोबारा एक लीडर पूरी तय करेगी। और जब वो सेक्रेटरी के पास पहुंचेगी, रास्ते में उसके ऊपर बहुत से इतराजात लगेंगे, बहुत से इतराजात मुख्तलिफ तरह के लगेंगे। फिर अगर वो बड़ा खुशकिस्मत है तो उसकी फाइल दोबारा सेक्रेटरी साहब तक पहुंच जाएगी, तो फिर वो सेक्रेटरी साहब उसको अप्रूव करेंगे, फिर उसको डाउन मार्क होते होते, तो जो इवन जो हमारे सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस के मैनुअल्स हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा रिफॉर्म करने की जरूरत है। जो लॉ पार्ट ऑफ रिफॉर्म्स है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या ये अच्छा हो गया अगर सेक्रेटरी साहब जो हैं, बीइंग बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, वो डेलीगेट कर लें? मेरे ख्याल में बहुत सा जो ऑपरेशन है वो सेक्शन ऑफिसर के ही ऑफिस तक हो जाना चाहिए। डेलीगेशन ऑफ पावर्स और इंडिपेंडेंस जो है या ऑटोनॉमी है ऑर्गेनाइजेशन की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो आप बिल्कुल उसका जो दूसरा पार्ट है वो कभी नहीं रखेंगे। यू विल बी एक्सपेक्टिंग कि आप जो आदमी रखें, या जो ये थिंक टैंक है रिपब्लिक पॉलिसी का, तो इसमें हमने इस तरीके से है कि जितने भी लोग यहाँ पे वॉलंटरली काम करते हैं, आल्सो वन ऑफ द वॉलंटियर्स, तो वो खुद ही आईटी का भी सारा काम खुद करते हैं, रिसर्च भी खुद करते हैं, लिखते भी खुद हैं, एडिट भी उसको खुद करते हैं, और फिर उसको हम पब्लिश भी कर देते हैं। तो 6-7 बंदों की जगह जो 6-7 प्राइमरी राइटर्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, वो ये काम खुद ही कर लेते हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए हमें 100 से ज्यादा बंदे चाहिए, हम 12 से 15 तो उसको कर रहे हैं, उसमें 8-10 राइटर्स हैं, और जो 7-8-10 टेक्निकल लोग हैं। 20-25 लोगों से हम रोजाना जो है वो 10-12 हज़ार जो है वो हमारी कोडिंग हो जाती है इंग्लिश और उर्दू में। और डिपार्टमेंट्स अगर हम मैं देखता हूँ, मैंने 2-3 डिपार्टमेंट्स में काम किया, उनका एचआर 200 से 300 के दरमियान है, लेकिन वो 2-3 लेटर्स भी डेली टाइप नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन की डिलीवरी नहीं है, ऑपरेशंस की डिलीवरी नहीं है, रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे काम कर रहे हैं तो रेगुलेशन की डिलीवरी नहीं है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम्स डेवलप नहीं हो सके। आप हमारे एलडीएस एफटीएस देख लें, आप थोड़ा सा बेहतर काम हुआ है, उनके पास प्राइमरी रिकॉर्ड सिस्टम नहीं है। तो जितने भी ऑपरेशंस के टीयर्स हैं दूसरे हैं, उनमें रिफॉर्म होने की जरूरत है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके क्या क्या इश्यूज हैं। अब आई विल टेक क्वेश्चन, अब हम इसके ऊपर एक डिस्कशन करेंगे, ताकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्यों होनी चाहिए, कैसे होंगी, चैलेंजेस क्या हैं, और इसका रोड मैप क्या है, और कुछ रिकमेंडेशंस भी दें कि ऐसे करने से, ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से इदारों की कारकर्दगी कैसे बेहतर हो सकती है, जो एक रिसोर्स जो है वो बेहतर मैनेज कैसे हो सकता है, जो हमारी स्पेंडिंग है वो थ्रेफ्टी कैसे हो सकती है, ऑपरेशंस कैसे बेहतर हो सकते हैं, और जो पब्लिक सिस्टम है उसमें गुड गवर्नेंस को कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस, तो जस्ट रेज योर हैंड, तो फिर हम अपनी बहस को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। जी। एंड आई रिक्वेस्ट के हर बंदा एक क्वेश्चन जरूर पूछे, क्योंकि जो इंटरेक्शन है, जो डिस्कशन है, वो प्राइमरी रीजन है किसी चीज को समझने के लिए, फाउंडेशनल नॉलेज के लिए भी जरूरी है। देन यू विल आल्सो बी एबल टू राइट आर्टिकल्स। जी। जी नौशरवा, बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी जी। जी बात करें। अच्छा सर, आपने ये बात की मिनिस्ट्रीज कम करने की और जो है एचआर कम करने की, तो सर अब हम इसमें देखेंगे जो सबसे पहला इशू है वो ये है कि लोग जो है वो स्ट्राइक पे आना शुरू हो जाएंगे जिनकी जॉब्स जा रही होंगी। तो इसको सर किस तरीके से मैनेज करेंगे? अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू बिगिन विद, ये जो लोग रखे गए हैं वो भी पॉलिटिकल पार्टीज ने रखे हैं। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो जो 2008 से लेके 2013 का टाइम था, उसमें बहुत से लोग रखे गए। अब देखें, ये प्राइमरी प्राइमरी डिसीजन
गवर्नमेंट ने लेना है। इसको अब थोड़ा सा हम बड़ा भी कर देते हैं कि क्योंकि ये लोगों ने फिर सैलरीज भी लेनी है, फिर पेंशन भी लेनी है, तो इतना अब नॉन डेवलपमेंटल बजट बढ़ गया है फेडरल गवर्नमेंट का और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का कि हम पेंशन दे के क्योंकि हमारी किटी बहुत छोटी है, हमारी डेवलपमेंटल साइड बहुत कम है, हमारा रेवेन्यू जनरेशन भी उस लिहाज से नहीं है अगर आप उसको पॉपुलेशन के साथ कंपैरिजन करें। तो ये इसको मैंने एक दो दफा लिखा भी है कि गोल्डन जो हैंड शेक स्कीम है वो देने की जरूरत है। और इसका एक बहुत बड़ा तरीका ये भी हो सकता है कि जब आप रैशनलाइज करते हैं आप पूल पे ले जाते हैं। मीन्स कि अगर आप तीन ऑर्गेनाइजेशंस खत्म करेंगे तो फिर लोग पूल पे आ जाएंगे। तो उनको तीन चार तरह के पैकेजेस दिए जा सकते हैं। एक तो उनको पैकेज ये दिया जा सकता है कि अपनी स्किल्स बेहतर करें। अगर वो अपनी स्किल्स बेहतर करते हैं तो बहुत सी जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फर्ज करें कि मेरे ख्याल में वन थर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिमेन, टू थर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट रिमेन। तो जो वन थर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी ज़्यादा एचआर की कमी है। उस पूल बना के उसमें से कैपेसिटी बेहतर करके जो प्राइमरी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लेना आ रहा है। क्योंकि ये ओवरबर्डन में जो सबसे बड़ा इशू है ये भी सेकेंडरी है। इस ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोगों के साथ भी हम काम कर सकते हैं अगर ये इनकी कैपेसिटी या स्किल्स के इशू हो। क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बर्डन है। मेरे ख्याल में ये यही एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट है और ये एक सख्त फैसला है जिसको लेना होगा। आप इस गवर्नमेंट के साइज के साथ आगे नहीं लेके जा रहे। और मेरे ख्याल में पेंशन्स भी नहीं होनी चाहिए। फर्ज करें कि पेंशन्स ना हो तो पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज में उस तरह लोग नहीं जाएंगे, सरकारी जॉब में उस तरह नहीं जाएंगे। टैलेंट मार्केट में रहेगा, फिर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे, अपना काम करेंगे, तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी का अमल ज्यादा होगा। अब जो मैं देख रहा हूँ कि जितने भी इंजीनियर्स हैं वो सारे के सारे पीएमएस में और सीएसएस में आ रहे हैं, और इस वक्त सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो इंजीनियर्स की है। इवन सिविल इंजीनियर्स देख लें आप, जितने भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें जितने भी फर्म्स हैं उसमें सिविल इंजीनियर का नाम होता है किसी का, लेकिन वो तो दूसरे लोग काम कर रहे होते हैं ना। तो गवर्नमेंट अगर इसको अच्छा रेगुलेट करे और थोड़ा सा जो प्रोफेशनल्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या यूनिवर्सिटीज के बाद हैं उसको अच्छे तरीके से सिस्टम में अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे। जॉब्स तो वो नहीं करेगी लेकिन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे तो ये मसला थोड़ा बेहतर हो सकता है। लेकिन एट द कास्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट आई वुड नेवर वांट के पेंशन होनी चाहिए, दूसरी चीजें होनी चाहिए। इस तरीके से फिर आप काम भी ना करें। रिटेंशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में रिटेंशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काम कर सकता है और करना चाहता है वो सिस्टम में रहे, और जो काम नहीं कर सकता, जिसकी कैपेसिटी ही नहीं है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना रहे। अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट नहीं किया जा सकता तो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में क्यों किसी बंदे को एडजस्ट किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।